हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने टॉपिक शुरू किया था राजस्थान की वन संपदा। उसी के अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की वन रिपोर्ट, नवीनतम वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। IFSR 2023 कब आई थी ये वन रिपोर्ट, कब प्रस्तुत की गई थी? तो 5 जून 2023 को। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है, कब आई थी? 5 जून 2023 को। नवीनतम 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में जारी की गई है। वन रिपोर्ट से वनों के प्रबंध में 3 प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन सी। तो सबसे पहले आते हैं अभिलेखित वन क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा अपने रिकॉर्ड में वन क्षेत्र के नाम से अंकित किया गया हो, चाहे उस क्षेत्र में वृक्ष हो या नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं? अभिलेखित वन क्षेत्र कहलाते हैं। अतः वन क्षेत्र में वृक्ष के होने की अनिवार्यता नहीं होती है। तो अभिलेखित वन क्षेत्र, इसके अंदर वृक्ष हो या नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। अभिलेखित वन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। देखते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं। तो पहला है अभिलेखित वन क्षेत्र के अंदर आरक्षित वन क्षेत्र, दूसरा है संरक्षित वन क्षेत्र और तीसरा है अवर्गीकृत वन क्षेत्र। आरक्षित वन क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पर किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ नहीं की जा सकती है, अर्थात पूर्ण प्रतिबंध होता है। इस पर मानवीय हस्तक्षेप क्या होता है? निषेध होता है। यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ना यहाँ पर पशुचारण हो सकता है, ना ही किसी प्रकार का अपन लकड़ी को काट सकते हैं। तो ये पूर्णतः मानवीय हस्तक्षेप, इस पर क्या होता है? निषेध होता है। दूसरा है संरक्षित या रक्षित वन। ये क्या होते हैं? इसमें लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति पशुचारण व सूखी लकड़ी एकत्रित करने, अन्य वन उपज एकत्रित करने पर संबंधी कार्य कर सकते हैं। तीसरा अवर्गीकृत वन। ये क्या होते हैं? आरक्षित व संरक्षित वन क्षेत्र के अलावा शेष बचा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? अवर्गीकृत वन। इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है। अब इनका क्षेत्रफल देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आरक्षित वन क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल कितने हैं आरक्षित वन का? तो 12,176.28 वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है आरक्षित वन क्षेत्र। प्रतिशत में देखें तो 37.04%। ये सर्वाधिक पाए जाते हैं कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। तो ये आरक्षित वन क्षेत्र हो गए। क्षेत्रफल इनका 12,176.28 वर्ग किलोमीटर में। और प्रतिशत में कितने पाए जाते हैं? तो प्रतिशत में पाए जाते हैं 37.04% पाए जाते हैं। और सर्वाधिक ये उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। सेकंड है ये रक्षित वन या संरक्षित वन इनको कहा जाता है। ये कितने पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 18,588.35 वर्ग किलोमीटर में। तो 18,588.35 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनमें प्रतिशत में कितने पाए जाते हैं? तो प्रतिशत में ये पाए जाते हैं 56.56%। 56.56। तो 56.56 एक जैसे हो गए ना, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। 56 क्या पाए जाते हैं? संरक्षित या रक्षित वन। सर्वाधिक ये पाए जाते हैं 12 के अंदर। अवर्गीकृत वन ये कितना क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो ये 2105.03 वर्ग किलोमीटर में। और प्रतिशत में देखिए तो 6.40% में। और ये सर्वाधिक पाए जाते हैं बीकानेर के अंदर। तो सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक अपन देखते हैं यहाँ से किसका प्रतिशत सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक पाए जाता है रक्षित या संरक्षित वन पाए जाते हैं 12 के अंदर। और आरक्षित वन पूछ ले तो कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। और अवर्गीकृत वन पूछ ले तो बीकानेर के अंदर। लेकिन इन तीनों में सर्वाधिक कौन सा है? तो संरक्षित वन 56.56% क्षेत्रफल पर। अगला अपन देखते हैं वन आवरण। इसमें आंकड़े उपग्रह से प्राप्त होते हैं। वन आवरण क्या होता है? इसमें उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है जो कम से कम 1 हेक्टेयर या इससे बड़ा हो तथा कम से कम 10% भाग वृक्षों से ढका हुआ हो। तो क्षेत्रफल कितना होता है वन आवरण में? क्षेत्रफल तो होता है 1 हेक्टेयर। कितना होता है? 1 हेक्टेयर तो इसका क्षेत्रफल होता है। और इसके अंदर अगर वृक्षों की बात की जाए तो कम से कम या 10% से अधिक इसके अंदर वृक्ष पाए जाते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वन आवरण। वृक्षों के ढके हुए क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर वन आवरण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वन आवरण? खुले वन, मध्यम सघन वन और अति सघन वन। खुले वन क्या होते हैं?
10% से 40% भाग वृक्षों से ढका हुआ हो। केवल 10 से 40% भाग ही वृक्षों से ढका हुआ हो, बाकी क्षेत्रफल वृक्ष नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? खुले वन कहते हैं। मध्यम सघन वन किसे कहते हैं? 40% से 70% भाग वृक्षों से ढका हुआ होता है, उसे कहते हैं मध्यम सघन वन। और अगर 70% या इससे अधिक भाग अगर वृक्षों से ढका हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं? अतिसघन। तो अतिसघन में 70% से अधिक वृक्ष पाए जाते हैं, मध्यम के अंदर 40 से 70 के लगभग पाए जाते हैं, और खुले के अंदर 10 से 40%। खुले वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है? 1287.60 वर्ग किलोमीटर। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो खुले वन सर्वाधिक पाए जाते हैं उदयपुर के अंदर। फिर मध्यम सघन में देखें तो मध्यम सघन का कितना क्षेत्रफल पाया जाता है? ये पाया जाता है 4237.41 वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में। और अति सघन वन देखें तो ये 223.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, और ये सर्वाधिक अलवर के अंदर पाए जाते हैं। और खुले वन जो है वो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 3.53%। मध्यम सघन है वो कितना प्रतिशत है? 1.24। और अति सघन जो वन है वो कितना प्रतिशत है? 0.07%। तो सर्वाधिक कौन से वन हो गए? सर्वाधिक हो गए खुले वन, 3.53% भाग पर फैले हुए हैं। फिर आता है अगला वृक्षावरण। वनावरण हो गए। अब देखते हैं वृक्षावरण क्या होता है। इसके अंतर्गत 1 हेक्टेयर से छोटा क्षेत्र या इससे ऐसे क्षेत्र जिनका 10% से कम भाग वृक्षों से ढका हुआ हो, उसे शामिल किया जाता है। तो 1 हेक्टेयर से छोटा क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जिसका 10% से कम भाग क्या वो वृक्षों से घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? वृक्षावरण कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि अभिलेखित वन क्षेत्र ये कितना है। तो 2023 के अनुसार अभिलेखित वन क्षेत्र कितने भाग पर फैला हुआ है? तो 3269 वर्ग किलोमीटर भाग पर ये फैला हुआ है। 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, अभिलेखित वन क्षेत्रफल पूछा जाता है 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। और यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 9.60%। 9.60% है। क्या अभिलेखित वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का है? 9.60%। इसके अंदर भी अगर अपन देखें तो वनावरण कितना है? वनावरण है 4.84%। वनावरण कितना पाया जाता है? 4.84%। वृक्षावरण 3.16%। और कुल झाड़ी का अगर अपन क्षेत्रफल देखें तो वो 1.60% भाग पर पाई जाती है। आगे अपन देखते हैं कि राज्य में 12 जिलों में वनों में वृद्धि और 21 जिलों में कमी दर्ज की गई है। तो ये डाटा भी याद रखना, कितने जिलों के अंदर वनों में वृद्धि दर्ज की गई है? 12 जिलों में तो वनों के अंदर वृद्धि दर्ज की गई है, और 21 जिलों में कमी दर्ज की गई है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर, बारां और करौली। और सर्वाधिक प्रतिशत वाले हैं प्रतापगढ़, उदयपुर और करौली। वही न्यूनतम क्षेत्रफल वाले अगर अपन देखें तो चूरू, हनुमानगढ़, नागौर। और न्यूनतम प्रतिशत में देखें तो चूरू, जोधपुर और नागौर। अब देखते हैं अगला वनावरण वन क्षेत्र। वनावरण कितना पाया जाता है? तो वनावरण का क्षेत्रफल है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। वनावरण कितने क्षेत्रफल पर पाया गया है? 16,548.21 वर्ग किलोमीटर पर। और प्रतिशत के अंदर कितने हैं? 4.84%। तो ये 4.84 ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण है? 4.84% भाग पर। और इसके अंदर कमी कितनी हुई है? तो कमी हुई है इसके अंदर 83.80 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसकी क्या हुई है? कमी हुई है। वहीं वृक्षावरण के अगर अपन देखें ट्री कवर के अंदर देखते हैं तो वो कितना क्षेत्रफल है? तो उसका क्षेत्रफल है 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें तो 3.16%। और इसके अंदर वृद्धि कितनी हुई है? तो इसके अंदर वृद्धि हुई है 478.26 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? इसके अंदर वृद्धि हुई है।
इस प्रकार कुल वनावरण और वृक्षावरण देखें तो वनावरण कितने हैं 16,548.21 और वृक्षावरण कितने हैं 10,841.12। तो टोटल कितनी हो गई ये 27,389.33 और देश में चौथे स्थान पर है। कुल वनावरण और वृक्षावरण के अकॉर्डिंग अपना देश कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और राज्य में प्रति व्यक्ति वनावरण क्षेत्र कितना है 0.037%। अब आगे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले और न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले। तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। और कितना है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 2766.30 वर्ग किलोमीटर। 2766.30 वर्ग किलोमीटर में क्या पाए जाते हैं? उदयपुर के अंदर वनावरण पाया जाता है। सेकंड नंबर पर अपन देखते हैं तो अलवर में यह है 1198.74 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक वनावरण में पहला हो गया उदयपुर, दूसरा अलवर, फिर प्रतापगढ़ और फिर चित्तौड़गढ़। तो ये ध्यान रखना सर्वाधिक कौन है? उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़ और फिर चित्तौड़गढ़। अगर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले देखें तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, फिर प्रतापगढ़ और फिर सिरोही। उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। उदयपुर में कितना है 23.60% और प्रतापगढ़ में कितना है 23.48%। तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल या फिर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत इन दोनों में ही कौन है सर्वाधिक? तो इन दोनों में आएगा फर्स्ट नंबर पर उदयपुर। फिर देखते हैं न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले। तो न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले में आएगा सबसे पहले चूरू, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर और फिर आएगा गंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। चूरू में कितने हैं? तो 62.63। चूरू में कितना क्षेत्रफल है इसका? 62.63। हनुमानगढ़ में कितना है? 92.29। फिर जोधपुर और फिर गंगानगर। अगर न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले देखें तो न्यूनतम वनावरण अब इसमें एक नंबर पर आ जाएगा चूरू। कौन आ जाएगा? चूरू। इसमें कितना है न्यूनतम वनावरण कितना पाया जाता है? 0.45%। फिर आ जाएगा जोधपुर में 0.49% और फिर क्या जाएगा इसके अंदर? जैसलमेर। अब वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष जिले देखते हैं। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष जिले कौन से हैं? तो ये नवीनतम डाटा के अकॉर्डिंग कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले हो जाएगा सीकर 19.14%, 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है और बाड़मेर में 19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो पहला सीकर, फिर बाड़मेर, अलवर, उदयपुर और जैसलमेर। तो ये वन क्षेत्र में वृद्धि वाले जिले हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वन क्षेत्र में वृद्धि वाला शीर्ष जिला कौन सा है वर्तमान में? तो सीकर है। फिर वन क्षेत्र में कमी वाले शीर्ष जिले कौन से हैं? तो कमी वाले हैं बारां, प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर और चूरू। बारां में कितनी कमी हुई है? तो इसके अंदर कमी हुई है 33.29 वर्ग किलोमीटर और प्रतापगढ़ में देखें तो 30.79 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। राजस्थान में झाड़ी वनस्पति का क्षेत्रफल कितना है? तो झाड़ी को क्या बोलते हैं? स्क्रब भी बोला जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5,476.75 वर्ग किलोमीटर। पहले था 4,808, अब कितना हो गया ये? 5,476.75 वर्ग किलोमीटर। राज्य में कुल क्षेत्र का झाड़ी प्रतिशत कितना है? तो कुल क्षेत्र का झाड़ी प्रतिशत मोस्ट इंपॉर्टेंट 1.60% भाग पर क्या फैली हुई है? झाड़ियाँ। फिर आगे देखते हैं सर्वाधिक झाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक झाड़ी पाई जाती है पाली के अंदर 453 वर्ग किलोमीटर में और सेकंड अलवर के अंदर 321 वर्ग किलोमीटर में। न्यूनतम झाड़ी देखें तो हनुमानगढ़ में 9 वर्ग किलोमीटर और गंगानगर में 16 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक झाड़ी हो गई पाली और न्यूनतम झाड़ी कहाँ हो गई? हनुमानगढ़ में। तो ये डाटा भी दोनों ध्यान रखना। तो ये अपनी नवीनतम वन रिपोर्ट आ गई। अब आगे अपन देखते हैं वन उत्पाद तो वनों का आर्थिक महत्व क्या है। सबसे पहले इसका क्या उपयोग किया जाता है? वनों का फर्नीचर हेतु लकड़ी, सागवान, रोहिड़ा, सालर, धोक, बबूल आदि वृक्षों से प्राप्त होती है। इनमें से सागवान सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन होते हैं और ये सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़
चित्तौड़गढ़ आदि जिलों के अंदर पाए जाते हैं। तो जो दक्षिण वाले जिले होते हैं वहां पर क्या पाए जाते हैं, सागवान वन पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में फर्नीचर हेतु रोहिड़ा का विशेष महत्व है। अब पश्चिमी राजस्थान में तो सागवान वन होता नहीं, तो वहां पर फर्नीचर हेतु कौन सी लकड़ी का यूज किया जाता है, रोहिड़ा का। ईंधन की लकड़ी खेजड़ी, धोक, किक्कर, कैर आदि वृक्षों से क्या प्राप्त किया जाता है, ईंधन। ईंधन लकड़ी में धोक का सर्वाधिक महत्व है, जिसकी लकड़ी से कोयला में चारकोल तैयार किया जाता है। और सर्वाधिक अपने राजस्थान के अंदर कौन से वन पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक वन धोगड़ा वन ही पाए जाते हैं। और इनसे क्या प्राप्त किया जाता है, कोयला और चारकोल प्राप्त किया जाता है। गोंद, कत्था, लाख व अन्य उत्पाद। गोंद किसे प्राप्त किया जाता है, खेजड़ी, कुमुट, खेजड़ी, कुमुट, नीम, पीपल आदि वृक्षों से क्या प्राप्त किया जाता है, गोंद प्राप्त किया जाता है। और कत्था खैर वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, जो दक्षिण राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर पाया जाता है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर भी ये पाया जाता है। तो दक्षिण राजस्थान वाले कौन से हो गए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसके अलावा उदयपुर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में ये पाया जाता है। कत्था का उत्पादन कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा, कथोड़ी जनजाति के द्वारा। अगला लाख का उत्पादन राज्य में अधिक नहीं है, परंतु लाख का उत्पादन करने वाले कीड़े दक्षिण राजस्थान में प्लास के वृक्षों पर पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लेसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेसी कल्चर। रेशम उत्पादन में, तो रेशम का उत्पादन करने के लिए कीट शहतूत वृक्षों पर पाए जाते हैं। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य में उदयपुर में होता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है राज्य के अंदर, तो उदयपुर में होता है। शराब, दक्षिण राजस्थान में जनजातियों द्वारा महुआ वृक्ष के फल से शराब में तेल बनाया जाता है। महुआ के फल को डोरमा कहते हैं। महुआ के फल को क्या कहा जाता है, डोरमा। महुआ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ में मिलता है। बांस कागज, फर्नीचर, अस्थायी आवास, टोकरी आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उत्पादन दक्षिण पूर्वी जिलों में किया जाता है। बांस का उत्पादन कहाँ होता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में। राजस्थान में बांस की कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में शुरू किया गया था। तो राजस्थान में बांस की कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया, राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया गया था दक्षिण व पूर्वी राजस्थान के जिलों में, जिसे 2017 में बंद कर दिया गया। इस मिशन के अंतर्गत धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद व सिरोही जिले शामिल होते हैं। तो ये दक्षिण पूर्व जिले हो गए। इसके अंदर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही। तेंदुपत्ता, इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो बीड़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तेंदु के वृक्ष झालावाड़, कोटा, बूंदी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। तेंदु के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, झालावाड़, कोटा, बूंदी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में वर्ष 1974 में राजस्थान तेंदुपत्ता अधिनियम 1974 पारित किया गया और इसे टिमरू कहते हैं। तेंदुपत्ता को क्या कहा जाता है, टिमरू कहा जाता है। आगे देखते हैं घास, तो खस घास कहाँ पाई जाती है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक में सुगंधित घास होती है। तो ये ध्यान रखना, खस घास पूछी जाती है, तो खस घास पाई जाती है भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक में। ये एक सुगंधित घास होती है और इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, इत्र बनाने में तथा टाटिया बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बुर घास, तो बुर घास कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में इंपॉर्टेंट है। खस घास भी इंपॉर्टेंट है, इनका क्षेत्र ध्यान रखना। बुर घास पाई जाती है बीकानेर के अंदर और यह भी सुगंधित घास होती है। मोथिया घास काले हिरण व कुरंजा पक्षी का भोजन होती है। कौन सी घास होती है, तो काले हिरण और कुरंजा पक्षी का भोजन होते हैं मोथिया घास। सेवण, लिलोण, दामन, अंजन
या करड़, ये क्या होते हैं? पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली पौष्टिक घास होती है। पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है सेवण, लोण, धामण, अंजन और करड़ घास। अब औषधीय महत्व देख लेते हैं। कुछ वृक्षों व झाड़ियों की जड़ों, छाल, फल आदि को औषधि के रूप में बनाने में काम में लिया जाता है। अब देखते हैं अपन वन विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं। मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम, और मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 1977-78 के अंदर शुरू किया गया था। पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में शुरू किया गया था। कितने जिलों के अंदर? 10 जिलों के अंदर शुरू किया गया था। और इसमें केंद्र राज्य का अनुपात कितना है? 75:25। अगला आता है अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। ये 1992 में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम 1992 से अरावली क्षेत्र के 10 जिलों में, कितने जिलों के अंदर? तो यह 10 जिलों के सघन वन आच्छादन हेतु शुरू किया गया है। कार्यक्रम की अवधि 2000 ईस्वी तक थी। तो ये 1992 से 2000 तक थी। और इस कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग किसने किया है? OECF यानी ओवरसीज इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन फंड के द्वारा इसमें क्या किया गया? सहयोग किया गया, जिसका बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? JBIC, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर दिया गया। तो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1992 में शुरू हुआ और ये 2000 ईस्वी तक चला। और मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1977-78 के अंदर 10 जिलों के अंदर, और अरावली भी 10 जिलों के अंदर शुरू हुआ था। वानिकी क्रियान्वयन योजना, यह वन विकास का एक 20 वर्षीय कार्यक्रम है जो 1996 से शुरू होकर 2016 तक चलाया गया था। वानिकी क्रियान्वयन योजना कब से कब तक चली थी? 1996 से 2016 तक। वानिकी विकास योजना, यह योजना 1996 से 2002 तक चलाई गई थी। फिर आता है मरुस्थल प्रसार रोकथाम कार्यक्रम। यह पश्चिमी राजस्थान के 10 मरु जिलों में 1999 से 2000 से शुरू की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मरु प्रसार को रोकने हेतु मेड़बंदी, कतारबद्ध वृक्षारोपण व चरागाहों का विकास आदि किए गए हैं, जिससे मरु प्रसार को रोकने के साथ साथ वन आच्छादित क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। तो मरुस्थल प्रसार रोकथाम कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1999-2000 के अंदर, और यह 10 मरु जिलों के अंदर शुरू किया गया। हरित राजस्थान योजना, यह कब शुरू किया गया? 2009 में। यह 2009 में शुरू की गई, जिसमें जन सहयोग से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना, इस योजना का पहला चरण 2003 से 2010 तक चलाया गया तथा दूसरा चरण 2011 में शुरू किया गया। इस योजना में आर्थिक सहयोग जिका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी करती है। और परियोजना में राजस्थान के 10 मरु जिलों, 5 गैर मरु जिलों और 7 वन्यजीव अभ्यारण्यों में संचालित की गई है। कितने जिले आते हैं इसके अंदर? तो 10 तो मरु जिले आते हैं, 5 गैर मरु जिले और 7 क्या आते हैं इसके अंदर? वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर ये शुरू की गई है। 5 गैर मरु जिले कौन से हैं? तो जयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 5 गैर मरु जिले हो गए। 7 वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से हो गए? तो टोडगढ़, रावली, कुंभलगढ़, जयसमंद, फुलवारी की नाल, सीता माता, बस्सी और केला देवी, ये 7 वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए। राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम 2021, यह कार्यक्रम जिक्का के सहयोग से 2021 से 19 जिलों में चलाया गया, जिसमें 10 मरु जिले हैं। गंगानगर व हनुमानगढ़ को छोड़कर संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान तथा 9 गैर मरु जिलों में ये शुरू किया गया है। और ये 9 गैर मरु जिले कौन से हैं? तो टोटल इसके अंदर 19 जिले हैं। टोटल तो ध्यान रखना 19, जिसमें से 9 तो क्या 10 तो है मरु जिले और 9 गैर मरु जिले हैं। 9 गैर मरु जिले कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास योजना 2021, और यह परियोजना 2021 में AFD फ्रांस यानी एजेंसी फ्रेंच डेवलपमेंट के आर्थिक सहयोग से 13 जिलों में शुरू किया गया है। कितने जिलों में? 13 जिलों के अंदर। यह 13 जिले अरावली के पूर्व व दक्षिण पूर्व राजस्थान के हैं।
कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। सामाजिक वानिकी। राजस्थान में वन विकास से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ है। किसके अंदर हुआ है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान 1985 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत वन क्षेत्र पर वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल का कार्य स्थानीय लोगों को सौंपा गया तथा उनसे वन उपज प्राप्त करने का अधिकार भी उन्हीं स्थानीय लोगों को दिया गया, जिनके कारण समुदाय के सहयोग से वनों का विकास हुआ है। फिर आती है घर घर औषधि योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 1 अगस्त 2021 को। और द्वितीय चरण का आरंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 2021 को। तो घर घर औषधि योजना कब शुरू की गई? 1 अगस्त 2021 में। और इसके अंदर कौन से वृक्ष पौधे शामिल किए गए? तो अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, कालमेघ जैसे औषधीय पादप इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई? 2021 में, 15 जुलाई 2021 के अंदर। तो आज अपन ने ये वन संपदा को कंप्लीट तो नहीं हुई है, ये अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट होगी। इसको अगली वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण। क्या पढ़ेंगे? वन्य जीव संरक्षण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।